नमस्कार। सबसे पहले गांधी जयंती की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। चूंकि आज का दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिवस है, तो उनके जन्मदिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। व्हाट्सएप पे भेजे हुए एक फॉरवर्ड को देखकर मुझे पता चला कि आज ट्विटर पे कुछ लोग नाथूराम गोडसे जिंदाबाद एक ट्रेंड करा रहे हैं। तो देखकर मुझे दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि अगर कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनको गांधी से ज्यादा महान नाथूराम गोडसे लगते हैं, तो इसमें उनकी समझ की कमी है। तो उस पर मैंने एक आलेख भी लिखा है। उस आलेख को अभी मैं एक वीडियो या ऑडियो विजुअल के रूप में कह सकते हैं, उसके रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आलेख का शीर्षक मैंने रखा है, गांधी के मूल्यांकन की संकीर्ण दृष्टिगत अपंगता। तात्पर्य यह है कि गांधी का मूल्यांकन आप किसी भी संकीर्ण दायरे में रहकर नहीं कर सकते। जैसे गांधी गुजरात के थे, लेकिन अगर कोई गांधी का मूल्यांकन इस रूप में करे कि गांधी एक गुजराती नेता थे, या गांधी जी जाति से बनिया थे, तो कोई कहे कि वो बनिया जाति के नेता थे, या कोई कहे कि वो हिंदू थे इसलिए वो हिंदू जाति के नेता थे। ये सारे मूल्यांकन सही नहीं। और ऐसे मूल्यांकन करने की अगर कोई मानसिकता है या उसके आगे कोई कारण है, तो मैंने उन ऐतिहासिक कारणों को खंगालने का प्रयास किया है। कहानी शुरू होती है सन 1857 से। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज एक बात अच्छी तरह समझ गए कि एकत्रित हिंदुस्तान पर शासन करने से कहीं आसान होगा एक टूटे और बिखरे हिंदुस्तान पर शासन करना। 1857 की क्रांति में एक तरफ जहां रानी लक्ष्मीबाई थी, तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल। दिल्ली में बख्त खान सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तो जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह। बरेली में खान बहादुर रोहिल्ला ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, तो कानपुर में तात्या टोपे ने युद्ध का बुगल बजा रखा था। हिंदू मुसलमान की इस एकता का प्रदर्शन यद्यपि सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित था, और वह भी एक बड़ा सामाजिक वर्ग, खास करके जो पढ़ा लिखा वर्ग था और मजदूर किसान वर्ग, वो मुख्यतः, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन काफी बड़ा वर्ग 1857 की क्रांति से अपने आप को नहीं जोड़ पाता था। इसके बावजूद यह 1857 की क्रांति अंग्रेजों को यह याद दिला गया कि भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति ही इनको स्थायित्व दे सकती है। तो 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों के दिमाग में यह नीति आई कि फूट डालो शासन करो की नीति से ही भारत में अपने शासन के स्थायित्व को हासिल किया जा सकता है। उसके बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए, उसके हिसाब से 1857 के बाद सबसे पहले डलहौजी, जो उस समय के वायसराय थे, कि विस्तारवाद की नीति पर पूर्ण विराम लगाया गया, ताकि साझा असंतोष के नाम पर अंग्रेज भारतीयों के साझा शत्रु ना बने। पूरे देश पर अगर अंग्रेजों का शासन हो जाता, तो हर का दुश्मन अंग्रेज ही हो जाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जितनों पे शासन कर लिया है, जितनों पे हमारा अधिकार हो गया, उतना काफी है हमारे रेवेन्यू के लिए, बाकी लोगों को राजा रजवाड़ों के अंदर ही रहने दो। उन्होंने इसकी व्यवस्था की कि भारतीय समाज को हमेशा उनका शत्रु अपने ही समाज में दिखे, न कि अंग्रेज के रूप में। और उनकी साजिश वहीं से शुरू होती है, 1857 से। उनकी इस साजिश के सबसे पहले शिकार बने सर सैयद अहमद खां। आप उनका नाम अलीगढ़ आंदोलन से जानते होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्होंने की थी। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां के जरिए मुसलमानों को यह एहसास दिलाया कि उनका हित अंग्रेजों के साथ है, न कि भारतीय जनता के साथ, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। इसी का परिणाम आपको कांग्रेस की स्थापना में दिखता है। अब कांग्रेस की नहीं, आप अंग्रेजों की नीति को एक बृहत स्तर पर देखिए कि वो कितने दूरगामी नीतियां बनाते थे। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज एओ ह्यूम करते हैं। और वही अंग्रेज मुसलमानों को यह विश्वास दिलाते हैं कि हिंदू
अंग्रेजों की संस्था है, जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की संस्था है। सर सैयद अहमद खान मोहम्मदन एसोसिएशन और सन 1888 में कांग्रेस के समानांतर एक यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को यह विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, मुसलमानों को उससे दूर रहना चाहिए। आप यही सोचिए कि एक अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना करवाता है, दूसरी ओर अंग्रेज सरकार यह प्रचारित करती है कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। कांग्रेस की यह नीति, अंग्रेजों की यह नीति जो है 20 साल बाद आपको प्रतिफलित होती है, जब सन 1905 में अंग्रेजों के ही आश्रय में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1905 में। सांप्रदायिक आधार पर उस समय बंगाल का बंटवारा किया जाता है। बंगाल अपने राष्ट्रवाद का उद्गम स्रोत है, वहीं पे सबसे पहले राष्ट्रवाद उदय हुआ है। सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का बंटवारा कर दिया जाता है। बंगाल उसे मुस्लिम बंगाल, जो कि पूर्वी बंगाल है, आज का बांग्लादेश है, और पश्चिमी बंगाल, जो हिंदू बंगाल के रूप में तोड़ दिया जाता है। आगे ये 1905 की घटना है, बंगाल का विभाजन। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार की तरह मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है। पृथक निर्वाचन का तात्पर्य है कि मुसलमान कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, हिंदू वोट नहीं करेंगे। वो हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं सकते। इसका अर्थ कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व मुसलमान कर सकते हैं, हिंदू का प्रतिनिधित्व हिंदू करेंगे। समझिए ये कितनी बड़ी फूट डालने की साजिश है। यही हिंदू मुसलमान जो 1857 में एक साथ अंग्रेजों से लड़ रहे थे, 1905 तक आते आते उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। 1909 में उनके अलग प्रतिनिधि हो गए। 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है और 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को जोड़ दिया। इससे उन्होंने अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति के विरुद्ध एक मजबूत मोर्चा तैयार किया। असहयोग आंदोलन के बाद लगा कि मुसलमानों को सिर्फ पृथक करना काफी नहीं है, हिंदुओं को भी कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक करना आवश्यक है। तो उस समय एक महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे केशव बलिराम हेडगेवार, जिनको आज आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक के रूप में जानते हैं। उन्होंने आरएसएस की स्थापना की 1925 में। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने आरएसएस की स्थापना की और अंग्रेजों को मान लो मुंह मांगी चीज मिल गई। अब राष्ट्रीय आंदोलन में 3 तरह के आंदोलन थे। एक मुस्लिम राष्ट्रवाद का झंडा लेकर मुस्लिम लीग चल रही थी, हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयासरत एक आरएसएस थी जिसको हिंदू राष्ट्र से मतलब था, और एक कांग्रेस का राष्ट्रवाद था जो पूरे देश को साथ लेकर चल रहा है। अब आप ये देखिए, जो मुस्लिम राष्ट्रवादी हैं वो किसको बड़ा अपना शत्रु मानेंगे, हिंदुओं को या अंग्रेजों को? हिंदुओं को। जो आरएसएस है उसके हिसाब से कौन बड़ा शत्रु है? मुसलमान। अंग्रेजों को यही चाहिए था, लेकिन अंग्रेज का मन इतने से नहीं भरता है। उनको तो सोने की चिड़िया पर अपना शासन और भी पक्का करना था। सन 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, सांप्रदायिक अवार्ड। उन्होंने कहा कि दलितों और तथाकथित नीची जातियां भी, उनको भी अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा। मतलब कि दलितों का प्रतिनिधित्व दलित ही कर सकते हैं, उनको हिंदू से अलग कर दिया गया। इसके खिलाफ गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया और इस बिल को वापस लेने की मांग की। चूंकि उस समय दलितों के सबसे बड़े नेता B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने ही गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंग्रेजों लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके दौरान दलितों के पृथक निर्वाचन की बात अंबेडकर जी ने सन 1932 के आसपास सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में उठाई थी। गांधी जी के आमरण अनशन को देखकर अंबेडकर जी को अपने गलती का एहसास होता है और वो पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करते हैं, जिसको आप पूना पैक्ट कहते हैं। और उसमें ये डिसाइड होता है कि उनके लिए पृथक निर्वाचन नहीं होगा, हाँ उनके लिए समानुपातिक निर्वाचन जरूर होगा। मतलब
कि अगर 27% सीटें हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था भी है, हमारी बहुत सारी लोकसभा एक मिनिमम परसेंटेज जो है 15%, वो सीटें आरक्षित होती हैं SC ST के लिए, तो इसका जो मूल है वो आपको पूना पैक्ट में मिलता है। यहां तक की कहानी तो हो गई। अब मैं असली बात पे आता हूं। क्योंकि गांधी को लेकर के बहुत सारे मत भिन्नताएं हैं हमारे समाज में। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ग है हमारे हिंदू वर्ग, जो तथाकथित हिंदू वर्ग हैं और जो आज नाथूराम गोडसे की जय करने में अपने को समझते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप जो अपने आप को बहुसंख्यक होने का दम्भ भरते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, अगर गांधी जी ने पूना समझौता नहीं किया होता तो हिंदू हिंदुस्तान में ही अल्पसंख्यक हो गए होते। 1947 में एक और दलित राष्ट्र बनता पाकिस्तान की तर्ज पे, तो जब भी आपको अपने बहुसंख्यक होने पे गर्व हो, हिंदू राष्ट्र की आपकी जो वो विराट हिंदू की एक छवि है, तो आपके उस बहुसंख्यक होने के पीछे और आपके इस विराट हिंदू के पीछे किसका हाथ है, किसके बल पे आज आप बहुसंख्यक हैं, ये आपको स्मरण रखना चाहिए। दूसरे हमारे दलित भाई, जिनके नेता गांधी को गाली देने में शान समझते हैं, वो एक बार खुद से गांधी चरित्र को पढ़ लें। मैंने कहा कि वो स्वयं से पढ़ लें, किसी दुराग्रह पूर्वाग्रह से दूर होकर किसी नेताजी के भाषणों के आधार पर अब गांधी का मूल्यांकन ना करें। आजकल के नेता को जब दलित दिखना होता है तो वो दलितों के घरों में जाते हैं, 5 स्टार होटल का खाना वहां मंगवाते हैं, वहां खाकर के फोटो खिंचवाई, बन गए दलित नेता। आप 1930 के दशक में, खास करके पूना पैक्ट के बाद, जब गांधी जी को ये समझ में आया कि दलितों को अपने मुख्य समाज से जोड़ना कितना आवश्यक है, उनका पूरा 30 का दशक जो है वो रचनात्मक कार्यक्रम में गुजरता है। हमारे नेता जो फोटो खिंचवा के खुश हो जाते हैं, गांधी जी दलित बस्तियों में ही रहते थे, उनके साथ मैला उठाने का काम करते थे। हरिजन नाम की पत्रिका निकाली है, बहुत सारे कार्य हैं। गांधी जी को एक छोटे इसमें समेटना आसान नहीं है। गांधी दलित उद्धार में गांधी जी का योगदान आप इसी रूप में देख सकते हैं कि पहली बार दुनिया के किसी संविधान में सांविधानिक रूप से, आप हमारे संविधान में देखेंगे तो अनुच्छेद 17 में मूल अधिकार के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। सीधे सीधे साफ साफ अक्षरों में लिखा है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, आर्टिकल 17। फिर आते हैं हमारे मुसलमान भाई, जिनको लगता है कि गांधी हिंदुओं के नेता थे, तो उन्होंने गांधी जी की भूमिका दंगों के दौरान नहीं देखी है। हाँ, वो आपके बीच में टोपी लगाकर इफ्तार करने नहीं जाते थे, न ही आपके उलेमा से मिलकर आपके वोट की मांग करते थे। इसीलिए शायद आपको वो मुसलमानों के हितैषी ना लगे, लेकिन विभाजन के दुख में उन्होंने स्वतंत्रता के उल्लास मनाने से इनकार कर दिया। अगस्त 1947 में जब 15 अगस्त 1947 को जब ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण चल रहा था केंद्र संसद के केंद्रीय कक्ष में, गांधी जी उस समय नोआखली में थे, दंगा पीड़ित क्षेत्र में। और हाँ, अगर आपको लगता है कि गांधी हिंदुओं के नेता हैं, तो अगर उन्होंने जिन्ना की तरह हिंदुओं से डायरेक्ट एक्शन की अपील की होती तो मुसलमानों का क्या हासिल होता, एक बार आप सोच के देख लीजिए। गांधी जैसे व्यक्तित्व हजारों वर्षों में एक बार आते हैं। दुर्भाग्य से हमारे सर पर उनकी हत्या का कलंक है, जो शायद ही कभी मिटेगा। उस कलंक ने विश्व के समाज में हमें वही स्थान दिया है जो एक पिता की हत्या करने वाले पितृहंता बेटे को मिलता है। गांधी की हत्या बंदूक से नहीं हुई है, उनकी हत्या हुई है उस संकीर्णता के कारण जो भारत को एक संपूर्ण रूप में न देखकर हिंदू, मुस्लिम, दलित और पता नहीं किस किस रूप में आप देखना चाहते हैं बात। यह हमारी वैचारिक अपंगता है कि हम गांधी दर्शन और विचार को अब भी आत्मसात करने में विफल रहे हैं। इस अपंगता से सबको मुक्ति मिले, यही कामना है, और सबका शुभ और मंगल इसी में है। बापू के जन्म दिवस पर आपको बहुत सारी बधाइयां और बापू को शत शत नमन। धन्यवाद।